हमने भी क्या किया 1857 में? क्रांति की। अपने यहां पर भी भाई रिवोल्ट हुआ। फिर किसी ने कहा यार मान ली बात कि अपने यहां पर अंग्रेज नहीं थे, पर राजा तो थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का मतलब है सत्ता के खिलाफ आंदोलन। कोई एक पावर है, उस पावर से जनता राजी नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या हुए? आंदोलन। हर दौर के अंदर कोई ना कोई पावर होती है, जनता उससे असंतुष्ट तो रहती है, सारे लोग राजी कभी तो नहीं होते। आज डेमोक्रेसी, आज लोकतंत्र है, क्या आज सारे लोग राजी है? क्या राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस से सारे राजी है? या सेंटर में बीजेपी है तो क्या बीजेपी से सारे राजी है? सारे राजी हो तब तो अब आंदोलन बंद हो जाने चाहिए। अब भी तो आंदोलन होते हैं, डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता देश के अंदर। इसका मतलब पावर के खिलाफ आंदोलन तो होते हैं। तो अपने यहाँ जब राजाओं की पावर थी तो उसके खिलाफ आंदोलन हुए, तो वो तो पढ़ लिए जाए। वो अंग्रेजों के आने के बाद हुए, इसलिए उसको आधुनिक राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। तो हमने कहा भाई राजाओं के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। किसने आंदोलन किए? किसानों ने आंदोलन किए, इसलिए हमें किसान आंदोलन पढ़ लेने चाहिए। हम आधुनिक के अंदर ये पढ़ लेंगे, हमारे पीजेंट मूवमेंट पढ़ लेंगे। हमने कहा हमारे तो जनजातियां भी उनके खिलाफ आंदोलन कर गई थी। अंग्रेजों ने जब उनके इलाके में इंटरफेयर करवाया राजाओं के माध्यम से, तब हमारी जनजातियों ने आंदोलन कर दिया। ट्राइबल्स, हमारे ट्राइबल ने आंदोलन कर दिए थे। शुरुआत में किसानों ने राजा के खिलाफ या जनजाति ने राजा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। किस बात को लेकर आंदोलन किया? तो किसानों के आंदोलन की बात क्या हो सकती है कि टैक्स ज्यादा ले रहे हो, हमसे टैक्स क्या लिया जाए? कम। शुरुआत में इसलिए आंदोलन किया कि टैक्स कम लो। थोड़े दिनों बाद लोगों को लगने लगा भाई टैक्स आप ही क्यों लेते हो, आप वो कौन पावर हो जो टैक्स लेता है? फिर ये पावर आपको कहां से मिलती है कि आप टैक्स बढ़ा सकते हो? और जब आप टैक्स बढ़ाते हो, तब जिन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, क्या उनसे पूछते हो? नहीं। तो इसका मतलब राजा के राज में जनता की भागीदारी नहीं है। तो राजा के राज में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। हमसे तो पूछ लो कि यार इतना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जनता के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को हम बोलते हैं प्रजामंडल। क्या बोलते हैं? प्रजा मतलब जनता। तो प्रजा ने जो आंदोलन चला दिए अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए जो आंदोलन चला दिए, उन आंदोलनों को अपने क्या कहते हैं? प्रजामंडल मूवमेंट। और जब जनता के इस प्रकार के आंदोलन शुरू हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा था, देश पूरी दुनिया में नई नई लहरें आ रही थी। हमारे राजाओं को भी एक चीज समझ में आ गई थी कि राजतंत्रों का दौर लंबे टाइम तक अब नहीं चलेगा। 47 में खत्म नहीं होंगे तो 57 में होंगे, और 57 में खत्म नहीं होंगे तो 67 में तो होने। पूरी दुनिया से जब राजतंत्र गायब हो रहे थे, हमारे राजा भी इस बात को समझ पा रहे थे। और जैसे अंग्रेज यहां से गए, हमारे राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का विलय किसमें कर दिया? भारत। हम कहते हैं भारत में मिल गए, भारत में एक हो गए, इसलिए अपने कहते हैं एकीकरण। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम जब मॉडर्न राजस्थान पढ़ते हैं, जब प्राचीन राजस्थान पढ़ते हैं, तो प्राचीन राजस्थान में हम क्या पढ़ते हैं? तो कि हम प्राचीन राजस्थान में पढ़ते हैं कि यार आदमी कहां कहां रहा था। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हम भी रहे थे, तो अपने कहते हैं कालीबंगा। हमारा शुरुआत का मनुष्य कहां रहा था? काली। हम कहते हैं यार हम आहड़, उदयपुर में एक जगह मिली आहड़, वहां पर भी अपने लोग रहते थे। हम कहते हैं यार जालोर में एक जगह भीनमाल, तो हम भीनमाल में भी रहे थे। हम कहते हैं कि ये भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, तो हम बयाना के अंदर भी रहे थे। हम कहते हैं कि ये यहाँ जयपुर में जगह बेराठ, तो वहां बेराठ में भी लोग थे। कुछ सेंटर पड़ते हैं। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में केवल साइट्स है। कौन कौन सी साइट थी जहां पर हमें मनुष्य की बसावट देखने को मिलती है? वो हमारा प्राचीन राजस्थान है। मध्यकालीन राजस्थान का मतलब है राजा महाराजाओं के टाइम में क्या क्या हुआ था, उनकी लड़ाइयां कैसे हुई, उन्होंने कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया, उनकी सोशल कंडीशन क्या थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रेवेन्यू क्या था। ये सब जो हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? मिडाइवल। और मॉडर्न के अंदर हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं के खिलाफ जनता के आंदोलन, या राजाओं के और जनता के संबंधों में जिस प्रकार का भी क्लेश दिखाई देता है, वो हम किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न। अच्छा, हिस्ट्री में मैंने बताया जो 7-8 क्वेश्चन आते हैं, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये भी हो रखा है कि एंशिएंट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मिडाइवल के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, और 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न के पूछ लिए जाए। एंशिएंट तो है ही बेचारी इतनी सी। एंशिएंट ज्यादा टाइम लगाए तब तो खाए 2 दिन, कि 2 दिन में 2-2 घंटे की क्लास लूं तो एंशिएंट राजस्थान पूरा कंप्लीट हो जाए। और कभी लगे कि यार वैकेंसी आ रखी है यार, बच्चों को फटाफट सिलेबस करवाना है, तो टाइम लेती है 45 मिनट। फटाफट बता दो यार, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा पढ़ा दो, तो 45 मिनट में खत्म हो जाए।
वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए, वो जो 7-8 पेज भरे जाए वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए। मिडिवल जब हम पढ़ते हैं तो मिडिवल पढ़नी पड़ती है कोई 20-25 दिन, अलग अलग राजवंश, और वहां से भी क्वेश्चन तो कितने आए, तो कारण यह है कि मिडिवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटिकल आने लग गए कम और कल्चरल आते हैं ज्यादा। तो कल्चरल क्वेश्चन आता है उसको अपने किस में जोड़ लेते हैं, कल्चर। भाई क्वेश्चन आया कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया, तो अपने लेता है तो कुंभलगढ़ के किले का क्वेश्चन है, किला किस में आएगा आपके, कल्चर में आएगा, तो आप उसको किस में गिन लेते हैं, कल्चर। तो मिडाइवल के सीधे सीधे क्वेश्चन तो कम आते हैं, पर मिडाइवल पढ़े बिना आप कल्चर नहीं पढ़ सकते, कि कल्चर तभी समझ में आएगी जब आपकी क्या पढ़ी हुई है, मिडाइवल। उन दोनों में आपस में लेना देना है। कि मैं यदि आपको पेंटिंग्स पढ़ा रहा हूं, चित्रकला पढ़ा रहा हूं, और मैं उस समय बताऊं कि मेवाड़ की चित्रकला चावंड नाम के स्थान से शुरू हुई, तो आपका सवाल होता है सर ये चावंड कहां पड़ता है, यहीं से क्यों शुरू हुई, और वो मिडाइवल पढ़ाया हुआ होता है। तो मैं पहले बताता हूं कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बना ली थी, और यहां पर एक नासिरुद्दीन नाम के उनके चित्रकार ने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। अब मैं जब पेंटिंग लिखवाता हूं तब मैं लिखवाता हूं महाराणा प्रताप के समय चावंड से मेवाड़ की चित्रकला स्टार्ट होती है, नासिरुद्दीन उनका प्रोमिनेंट पेंटर था। स्टूडेंट को आगे मेरे को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा रहता हूं उसके समझ में आगे। मैंने जितना टाइम मिडाइवल में खपाया था उतना टाइम कल्चर में क्या लगता है, कम। पहले पड़ेगी बात। मॉडर्न वाले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री जिसको आप कहते हो, कल्चर हटा दो, यदि केवल हिस्ट्री पूछते हो तो हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन यदि किसी पोर्शन के आते हैं तो वो पोर्शन कौन सा है, मॉडर्न। कौन सा पोर्शन है, पिछले आप पेपर के ट्रेंड देखोगे तो आपको पुराने क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मिडाइवल के और एंशिएंट के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, कम। अपने भी यही कर ले, जहां से पोर्शन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले पढ़ लिया जाए, जहां से कम आते हैं उसको बाद में पढ़ लिया जाए। पढ़ना तो सारा ही है, पर शुरुआत के अंदर थोड़ा जोश भी रहता है, यहीं से पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपने हेडिंग डालो आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। बेसिकली हम ये 5 बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक बताओ देखे, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और एक पहले पढ़ गई बात। 5 टॉपिक मान लो, 3-3 दिन का सा काम मान लो आप, तो ले दे के 15 दिन के अंदर अपना मॉडर्न राजस्थान क्या हो जाता है, 14-15 दिन के अंदर सिस्टम खत्म हो जाता है। लिख लो, ये टॉपिक उतार लो ताकि याद तो रहे आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक है बोलो देखे, 1857 की क्रांति, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, एकीकरण, इंग्लिश में इंटीग्रेशन लिख लो या यूनिफिकेशन लिख लो, इंटीग्रेशन कर दो या यूनिफिकेशन, एक ही बात। एक भाषा में लिख ले, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले, इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन। ये 5 तो बड़े बड़े टॉपिक। फिर थोड़ी चीजें बीच में बच जाती है कि सारी चीजें आ नहीं पाती यार, थोड़ी बहुत चीजें बच जाती है, उतार लिए सर। मैं और बताता हूं देखो, फिर थोड़े टॉपिक अपने और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन, अगला टॉपिक लिख लो एक, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। अच्छा, एक अपने सोशल, एक इंस्टीट्यूट हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसने राजस्थान में बड़ा प्रभाव छोड़ा था, राजस्थान क्या पूरे भारत में प्रभाव छोड़ा था, आर्य समाज। आर्य समाज का नाम तो सुना होगा, लिख लो ये भी, आर्य समाज। तो आर्य समाज का पढ़ेंगे भाई, राजस्थान में आर्य समाज वालों का क्या योगदान था, तो अपने हर चीज में उनकी छाप दिखाई देती है बाद में, आर्य समाज। ये भैया जब अभी सिलेबस बता रहे थे तब इन्होंने एक टॉपिक बोला कि सर समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति कैसे आई थी, तो हम समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स। तो हेडिंग डालो एक, समाचार पत्र। न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे अपने,
अच्छा, फिर जब इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादातर फ्रीडम फाइटर के नाम आ जाते हैं, फिर भी कुछ फ्रीडम फाइटर बच जाते हैं, तो बच जाते हैं तो उनको बाद में अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। फिर जब आप इतने सारे टॉपिक देखते हो तो आप देखते हो कि सर ज्यादातर पुरुषों ने किए थे, आंदोलनों में पुरुष शामिल हुए थे, लेकिन क्या महिलाओं में भी उस प्रकार की जागृति थी या नहीं थी? तो हम कहते हैं भाई पूरी तरीके से नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं भी जागृत थी। कौन कौन सी महिलाएं थी जो इस प्रकार आंदोलनों में भाग ले रही थी? तो अपने एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं महिलाओं का, लिख लो महिलाएं, विमन। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान था? तो महिलाएं। तो ले देखे कितने टॉपिक हुए? 10। तो ये लास्ट वाले 5 टॉपिक तो है ही 2-3 दिन के, ये तो सारे मिला के 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। शुरुआत वाले सारे 2-2-3-3 खाएंगे। तो 10 टॉपिक कौन कौन से हुए देखो, देखिए एक बार। यूं पता रहना चाहिए कि हमारे पढ़ना क्या क्या अपने को। 57 की क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ने, जनजातियों के आंदोलन पढ़ने, प्रजामंडल के आंदोलन पढ़ने, एक एक ये 5 तो बड़े टॉपिक है ना। 57 की क्रांति, 3 आंदोलन, किसान, जनजातीय, प्रजामंडल, और बाद में क्या हो गया अपना एक एक। आगे बात समझो। ये इधर आपके पहले राजनीतिक संगठन, फिर आप यूं मान लो सामाजिक संगठन, और सामाजिक संगठन में बड़ा संगठन कौन सा था अपना? आर्य समाज। फिर आपके समाचार पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, और फिर महिलाएं जो हमारे इस मॉडर्न राजस्थान के अंदर मुख्य मुख्य महिलाएं कौन भी जिन्होंने आंदोलन के अंदर भाग लिया था, वो चीज समझ में आई? एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करें। लिखो 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई अपने राजस्थान के अंदर सीधे सीधे अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन अपने राजस्थान में नहीं। उसका भी सिंपल सा कारण है कि अंग्रेजों ने अपना डायरेक्ट राज वहां पे किया था जहां पे पैसे ज्यादा थे। अंग्रेज व्यापारी थे, अपना सपना मनी मन, वो पैसे कमाने आए थे, इसलिए उन्होंने कब्जा किया बंगाल, उन्होंने कब्जा किया साउथ इंडिया, उन्होंने कब्जा किया गुजरात, क्योंकि समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं वहां पे व्यापार ज्यादा होता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में व्यापार है, तो वो साउथ इंडिया कब्जा कर गए, वो महाराष्ट्र गुजरात पे कब्जा कर गए, वो बंगाल पे कब्जा कर गए। अपने इस प्रकार की कंडीशन ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने यहां पर कब्जा नहीं किया। अपने राजाओं को दोस्त जरूर बनाया उन्होंने, और राजाओं के साथ में संधियां जरूर की। अच्छा, वो भी क्यों करनी पड़ गई उनकी? हुआ क्या कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे उस टाइम तो भारत में शासन था मुगलों का। किसका शासन था? बादशाह अकबर के शासनकाल के अंदर ही अंग्रेज भारत के अंदर आने शुरू हो गए थे, तो शुरुआत में मुगलों का राज रहा। मुगलों का राज जब ढला, मुगल जब कमजोर पड़े, मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ, तो भारत में 2 पावर उभर कर आई। एक पावर है मराठे, एक पावर है अंग्रेज। कौन कौन सी 2 पावर है? मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ, मुगलों के जब अंतिम दिन चल रहे थे, उन्हीं दिनों औरंगजेब के टाइम में साउथ इंडिया के अंदर एक राजा उभर कर सामने आते हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी। तो महाराज छत्रपति शिवाजी के बाद मराठे स्टार्ट होते हैं। मराठे चाहते हैं कि मुगलों वाली जगह हम ले ले। अंग्रेज पावरफुल होते जा रहे थे इतने सालों से कमाई कर करके, तो वो चाहते हैं कि अब मुगलों की जगह हम ले। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, एक जगह पे 2 लोग रहेंगे तो आपस में लड़ाइयां होगी, तो लड़ाइयां किसके बीच में हुई? मराठों के और अंग्रेजों। जब इनके बीच में लड़ाइयां हुई तो अंग्रेजों को राजस्थान वाले राजाओं की सहायता की अनुभव हुआ, उनको लगा यार इनकी सहायता ले जानी चाहिए, इनकी सहायता लेंगे थोड़ा ठीक रहेंगे। अंग्रेजों ने अपने राजस्थान के राजाओं से पूछा कि यार हमारी मराठों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये लड़ाइयां राजस्थान के बॉर्डर पे चल रही थी, अलवर भरतपुर के आसपास में लड़ाइयां चल रही। तो इन्होंने अलवर भरतपुर के राजाओं से पूछा कि भाई हमारी मराठों से लड़ाई है, तुम हमारे साथ होगे नहीं? अपने वाले राजाओं ने कहा कि अंग्रेजों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो उन्होंने कहा हम तो मराठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मराठे तो तुम्हारे देश के हैं, क्या तुम उनका साथ नहीं दोगे? हमने कहा मरे नहीं दे। ये मराठे लूट के खा गए राजस्थान को। मराठे इन दिनों में इतनी लूटपाट कर रहे थे जिसकी हद नहीं। मराठों का बाद वाला काल राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण काल है। उनके जब जी में आ रही थी तब यहां पे लूटपाट करने के लिए वो आ रहे थे, जब जी में आ रही थी तब यहां पे वो लड़ाइयां करवा रहे थे। मराठे वैसे लड़ने लग गए थे कि
एक राज्य में दो भाई है, दोनों राजा बनना चाहते हैं, तो मराठे एक भाई को आके कहते हैं कि हम तेरा साथ देंगे, तेरे को राजा बना देते हैं, तू रुपए दे हमें, तो पकड़ो 10 लाख रुपए, तुम मुझे राजा बनाओ। तो अब उसको लड़े, उसकी तरफ से उसको राजा बनाया, दूसरे भाई को हराया, तो जिसको हराया उसको जाकर दे, तू भी रुपए दे। तो मैं किस बात के रुपए दूं, तुम भैया की तरफ से लड़े थे, ले लो। ना ना ना, लड़े तो तेरे चक्कर में थे, तू लड़ाई करता ही नहीं तो हम क्यों आते इतनी दूर तक, तो हमें वॉर कंपनसेशन दे, युद्ध हर जाना, तो हर जाना लेके जाते। एक भाई से लिया हर जाना, एक तरफ से लिया लड़ने के पैसे, फिर जो हारा था उसको थोड़े दिन बाद आके कहते तू बढ़ना चाहता है, तो उसने कहा मुझे बना दो, तू रुपए दे, अब उसको बनाया, दूसरे वाले को रहा, उसे हर जाना ले गए। मराठों की लड़ाइयां अब इस प्रकार की होने लग गई थी, इसलिए अपने जितने भी राजा थे वो मराठों से नाक नाक आ रखे थे, इसलिए अपने राजा अंग्रेजों की तरफ चले गए। इसलिए 1803 में अपने दो राजाओं ने संधि कर ली, अपने दो राजा 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर गए। सबसे पहले संधि करता भरतपुर, सितंबर में भरतपुर करता है और नवंबर में अलवर कर लेता है, क्योंकि 1803 में अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। कौन कौन से 3 युद्ध हुए? 75 टू 82, 03 टू 06 और 17 टू 18। जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों मराठों के बीच में, ये ड्रॉ है, मतलब ना तो मराठे हारे ना अंग्रेज जीत, 7 साल तक लड़े पर उनका भी नुकसान, उनका भी नुकसान, तो फाइनली कहा भाई छोड़ो रे, अब जो हो गया उतना हो गया, जो मर गए वो मर गए, खप गए वो खप गए, इस लड़ाई को बंद करो। तो जैसे तैसे करके इन्होंने लड़ाई आपस में क्या कर ली, बंद। दूसरा युद्ध कब हुआ इनका? 1803 से 1806। इस बार इनको राजस्थान वालों की आवश्यकता महसूस हुई, तो 3 में अपने दो राजाओं के साथ इन्होंने संधिया की। कौन कौन से राजा? भरतपुर और अलवर। अच्छा, अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? कलकत्ता रहता था। गवर्नर जनरल कहां रहता? आप फिर देख लो कि अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, क्योंकि पैसे वहीं थे। राजधानी कहां थी उनकी? क्योंकि बंगाल में पैसे थे, बंगाली सोने की चिड़िया था, तो उनका इधर रहेंगे रे, बाकी जगह जाके क्या करना है। और